सुपर ट्रेंड आपने यूज किया कभी? नहीं सर। हाँ, सुना है, मैंने सुना हुआ था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। ओके। ये बेसिकली स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा। पहले तो तो अच्छा, इसकी सेटिंग बता दीजिए सर। इसमें तो नॉर्मली कोई चेंज नहीं है सेटिंग में। बस आप सुपर ट्रेंड इसमें फाइंड आउट कीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए। ये मैंने सुपर कौन सा ट्रेंड कौन सा लेना है? ये मैंने कौन सा लगा रखा है? सुपर ट्रेंड। तो आई थिंक ये वाला है शायद, ये इवान और स्पिलचिक। ये इसके सबसे अच्छा। ज्यादा है, या मैं देख लेता हूँ कौन सा है। सुपर ट्रेंड क्लिक। तो नॉर्मल, आई थिंक ये सुपर ट्रेंड नॉर्मल वाला ही है। एक बार इसे ऑफ करता हूँ, दोबारा लगाता हूँ। ये वाला लगाया। हाँ यही है। जिसमें सबसे ज्यादा ये है कि किवान सी और स्पिलचिक। ठीक है सर, एक बार फिर से स्क्रीन दिखाइए। उसका इंडिकेटर वाला। हाँ, इंडिकेट करो। किवान सी और स्पिलचिक। ठीक है सर, थैंक यू सर। 80 के, 80 हाँ के जी। इसके वो है। ठीक। ये लक्सेल्को का एक एआई वाला भी आता है, बट मैंने यूज नहीं किया स्टॉक्स में। ठीक। ठीक है सर, वही मेरे को देखना था, एक बार उसका स्पेलिंग लिखना था, वो किवान की चाहिए, वो लिख लें सर। हम्म, अच्छा, अब ये देखिए, होता क्या सर? एक तो ये है मतलब टेम्पलेट में आपका सुपर ट्रेंड वाले में। दूसरा, आप यहाँ पे मैंने आरएसआई लगाया हुआ है, साथ में आप आरएस भी यूज करेंगे। ठीक है, एक आरएसआई हो जाएगा सुपर ट्रेंड, ट्रेंड, RSI, और एक आरएस। RS, CNX 500 के अगेंस्ट। हाँ, आरएस हो गया। इसमें हम तीन चीजें यूज कर रहे हैं। मतलब अभी मैंने मूविंग एवरेज नहीं लगाया क्योंकि लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको यूज नहीं कर रहा। लेकिन मूविंग एवरेज भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं। हम्म। तो इसमें आपका आरएसआई तो मोमेंटम के लिए हमारे। हम्म। ठीक है, आरएस हमें बताएगा स्ट्रेंथ, और ट्रेंड के लिए हमारे पास सुपर ट्रेंड है कि बेसिकली वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वहाँ पे ट्रेंडिंग है भी या नहीं है। उसके साथ हम कुछ चार्ट पैटर्न्स यूज करेंगे। ठीक है, ये चार चीजें हैं मतलब इस टेम्पलेट में। आप चाहे तो अलग एक टेम्पलेट बना सकते हैं, सुपर ट्रेंड टेम्पलेट, उसमें ये तीन चार चीजें ऐड करके वो अभी एक आपका इनकी अलग टेम्पलेट सेटिंग हो गया। सेटिंग क्या हो जाएगी सर? आपने इनकी वही रखी हुई पुरानी वाली की चेंज करी आर है? एस आर एस आई और आर एस की तो सेटिंग सेम है। आर एस अच्छा। आई में आप ये कर सकते हैं, मैंने सेटिंग में लैंग 14 ही डाला हुआ है, बट कुछ लोग हम्म। वीकली में इसको 9 कर देते हैं, तो मैंने 14 ही डाला हुआ है। और मूविंग एवरेज इसको आप चाहे 21 कर लीजिए ऐसे में। और इसको ईएमए कर सकते हैं, ईएमए कर दीजिए। ठीक है, और बाकी जो रेंज मैंने डाली है अपर बैंड की वो 60 डाली है, लोअर की 40 डाली है। ठीक है, तो 60-40 इसलिए डाला है, ये बेसिकली वो रेंज वाला एरिया है कि अगर 60-40 में घूम रहा है आरएसआई तो मतलब वो रेंज में है अभी। ठीक है तो सर। 60 से ऊपर अगर होगा तो मोमेंटम है, 40 से नीचे है तो डाउन साइड का मोमेंटम है। तो ये डाला है, साथ में इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा लेते हैं, आरएस अप्लाई कर लेते हैं। तो एक मॉडुलस करके आरएस है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो
या भारत ट्रेडर का भी है, लेकिन ठीक है ये ले लेते हैं मॉडुलस वाला, सिंपल है। आरएस का सेटिंग वही है जो हम करते हैं। इसमें जाएंगे सेटिंग्स में और इनपुट्स, इसको चेंज कर लेंगे, CNX 500 कर देंगे। ठीक है, CNX 500 और पीरियड सेम रहने देंगे। मूविंग एवरेज पीरियड यहाँ पे हम 52 कर सकते हैं, या 50 कर सकते हैं नॉर्मल। 50 इसलिए वो पूरा थोड़ा सा स्टेबल होता है, और ये 50 कर दिया मैंने। और इसको RSI के पीरियड को भी 50 या 52 कर सकते हैं या 55 कर सकते हैं। बेसिकली वो पूरे साल का हो जाता है ना, मतलब तो या तो 55 पीरियड का कर सकते हैं इसे। तो ये हमारी सेटिंग हो गई, और ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब देखिए होता क्या है कि इसमें जो आपको स्कैनर चाहिए होगा वो आप ट्रेंडिंग वाला यूज कर सकते हैं, जिसमें प्राइस और रेंज का एक्सपेंशन वाला जो स्कैनर है ना, जिसमें प्राइस और वॉल्यूम डेली वो दिखाता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीकली में एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से चार्ट्स में उस पर्टिकुलर वीक में एक मूवमेंट आया है। तो जैसे ये द रैप करके मार्केट ब्रेड्थ वाला हमारे पास वो है एटलस, तो इसमें है वो सेक्शन। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि जैसे ये रहा रिटर्न 1 वीक, तो अभी शुगर वाले स्टॉक्स भाग रहे हैं, कुछ वगैरह से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, तो अब इसको और फर्दर रिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 चीजें कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सेक्टर में रोटेशन होता है। ठीक है, तो सेक्टर रोटेट होते रहते हैं, तो कभी जो लैगिंग है वो लीडिंग हो जाता है और लीडिंग वाला लैगिंग हो जाता है। ठीक है, तो सेक्टर तो हम बुलिश ही लेंगे, मतलब बट ये है कि जैसे अगर हमने सपोज शुगर ही लिया, मतलब शुगर सेक्टर अभी चल रहा है, वो सेक्टर नहीं है प्रॉपर, वो तो इंडस्ट्री में आ जाएगा। तो वहां से रिलेटेड स्टॉक्स में देखेंगे कि लीडिंग लैगिंग कौन सा है, या फिर कोई सेक्टर पहले बुलिश था लेकिन वो रेंज में है, अब अगेन वो बुलिश होना अगर उसने स्टार्ट कर दिया है, तो फिर उस सेक्टर के कोई लीडिंग स्टॉक को फाइंड आउट करके वहां पे कोशिश करेंगे। जैसे ये वेल्सपन कॉर्प था, ये मेटल से रिलेटेड था, तो मेटल अभी पिकअप दोबारा से किया। अगर इसमें मैं CNX मेटल लगाऊंगा ना इसी टेम्पलेट में, तो वो हमें क्या दिखाएगा, वो दिखा रहा है देखो, यहाँ पे आपको ये वीकली आवरली है, मैं इसको थोड़े से बिगर टाइम पे मैं कर देता हूँ वीकली में। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है, मैंने ये एक बेस बना हुआ है, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन की ड्रॉ किया, तो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न दिखा रहा है। अगर इसको कम ये क्लियर नहीं दिख रहा तो मैंने ये रिमूव कर दिया। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है एक। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि अगर कोई भी आपका सेक्टर या स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वहां पे ब्रेक कर रहे हैं, मतलब एक बिगर बेस है किसी भी टाइप का, और फिर एक स्मॉल बेस है। स्मॉल बेस जो अर्ली प्रॉफिट बुकिंग वाले होते हैं उनको निकाल देता है, तो एक स्मॉल बेस बन रहा है उसके बाद, तो वहां पे हम अपनी एंट्री प्लान बुक कर सकते हैं। अब जैसे सेक्टर है, यहाँ पे इसने एक बेस फॉर्म किया, मतलब एक पैटर्न बनाया, यहाँ ब्रेकआउट किया, तो लेने को तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, क्योंकि सेक्टर है तो ऑब्वियसली पूरा एक इंडेक्स है, और जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे RSI 60 के ऊपर है वीकली में। ठीक है, तो वीकली का ट्रेंड है तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो फेड होगा नहीं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी राइजिंग है ये।
इसका मतलब ये निफ्टी के अगेंस्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ में है, मोमेंटम भी है और हमारा चार्ट पैटर्न भी कंफर्म कर रहा है। और इसमें मैं सुपर ट्रेंड लगाऊंगा तो सुपर ट्रेंड भी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन था पहले का दिसंबर 25, लेकिन ऐसा कहीं पे भी आता है तो उसमें हम अपना उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए दोबारा आया, दोबारा इसने इसको ब्रेक करके दोबारा पुल बैक किया है यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाले ये स्टॉप लॉस हिट की है और ऊपर जा रहा है, राइट। ये था मार्च 26। तो एक एंट्री जब ये दोबारा पुल बैक करके ऊपर जा रहा है और जब ये 60 को नीचे यहाँ से कट कर रहा है तो, और RSV अपने पुराने पीक को, ये जैसे ये इसका एक पीक बना था, इसको ब्रेक कर रहे हैं ऊपर जाते हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि RS में भी स्ट्रेंथ है और RSI में भी स्ट्रेंथ है। तो इस एरिया में, मतलब इस कैंडल पर हम अपनी एंट्री को प्लान आउट कर सकते हैं। ये था 6 अप्रैल 26। उसके बाद अभी दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे एक रेंज बना और ये रेंज का एक ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे हम इसको बॉडीज को कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, RS जो है, RS तो ठीक है, मतलब अपने ये अभी, बट RSI यहाँ पे स्ट्रेंथ में नहीं था। अभी RSI दोबारा ऊपर जाने लग रहा है 60 के ऊपर, ये ऊपर ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर अब ये ऊपर जाता है तो हमारी अभी दोबारा से जो मेटल रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसमें एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें सुपर ट्रेंड को कैसे देखते हैं। सुपर ट्रेंड अगर फ्लैट है, ये बेसिकली आपको कंसोलिडेशन दिखा रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अभी कंसोलिडेशन है। अब देखिए ये हो सकता है कि मेटल बुलिश होके कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन कोई मेटल का स्टॉक उसमें राइज भी कर सकता है, मतलब ठीक है, क्योंकि सारे मेटल के स्टॉक्स का भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होता। कोई बहुत ज्यादा बुलिश मिलेगा, कोई कम बुलिश मिलेगा, उसमें भी लीडर्स और जो लेगार्ड्स होते हैं। तो हमारी ट्राई रहेगी कि उसके लीडर को पिक करके वहां पे ट्रेड करना। ये कंडीशन हमारे लिए एनफ है क्योंकि ऊपर चल रहा है और रेंज में, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ऊपर चल रहा है और रेंज है, तो कोई वो नहीं है। इसके हमें लीडर को हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, सेटिस्फाइड कंडीशन है। बट अगर ये 60 के ऊपर ऊपर ऐसा चलता है तो बहुत ही अच्छा कंडीशन है। जैसे ये 60 के ऊपर ऐसा है, वहां पे तो ये है कि आपको मेटल में अच्छी अच्छी रैलीज देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक्स में कंडीशन अभी भी ये फुलफिल कर रहा है। तो ये पार्ट, ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है। जब ये राइजिंग होने लग जाता है एक कंसोलिडेशन के बाद, इसमें आप ICT का फेजेस ऑफ प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि हर कंसोलिडेशन के बाद जनरली एक्सपेंशन आता है। ठीक है, या फिर अगर उसे रिवर्सल करना है तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप करके रिवर्सल करेगा, तो वो आपको लगाना है फेज ऑफ प्राइस एक्शन। अब कंसोलिडेशन वाला पार्ट हो गया ये, मतलब जब ये फ्लैट था, कंसोलिडेशन है, जब ये ऊपर राइज कर रहा है और यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है, ये बेसिकली राइजिंग है। यहाँ पे साथ में RSI आपको कंफर्म कर रहा है और रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बता रहा है। तो ये सबसे बेस्ट एरिया हो जाता है हमारे लिए और यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये अभी ऊपर ही है, बट इंडेक्स कंसोलिडेशन में। लेकिन कुछ कुछ इसके जो अदर स्टॉक्स होंगे वो कहीं ना कहीं हो सकता है बुल रन में। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे, तो अगर मैं मेटल से रिलेटेड स्टॉक देखूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेटल के कुछ स्टॉक तो मिल ही जाएंगे, जैसे सेल स्टील है और ठीक है, और वेलकॉर्प है। वेलकॉर्प से ही हमने स्टार्ट किया। ठीक है, और तो ये तो स्टॉक्स आपका हैप्पी फोर्ज है। और तो अब इसमें देखिए वेलकॉर्प को मिला लेते हैं एक बार। वेलकॉर्प क्योंकि अच्छा स्टॉक था, मेजर स्टॉक्स में आता है।
तो मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स देखने की नीड भी नहीं है, उसमें जो लीडर चलेगा वही हम देखेंगे। वेल कॉर्प, तो देखिए इसकी एंट्री कैसे बनी थी। अब इस साइड ये नहीं आ रहा, लेकिन हम अभी लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे। या मैं इधर वेल कॉर्प कर देता हूँ। पहले एक बार यहाँ से देख लेते हैं, फिर मैं करता हूँ। तो वीकली देखिए वीकली में ये यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है 30 मार्च 26। ठीक है, बुलिश है। यहाँ पे वेलकॉप क्या कर रहा है 30 मार्च 26 को, ये भी एक रेंज बना रहा है नीचे से, और यहाँ इसका ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, पुल बैक किया, ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहीं से हमारी एंट्री बन जाती है। ठीक है, ये बुलिश है, सेक्टर बुलिश है, स्टॉक आपको एंट्री दे रहा है। तो देखिए सेकंड एंट्री अभी रिसेंटली यहाँ पे ये है आपका 27 जुलाई 26। यहाँ से देखिए ये यहाँ पे एक एंट्री बन रही है, ऊपर गया है। ठीक है, तो मतलब हमने सेक्टर के लीडर को देखा, उसमें एंट्री को रिफाइन किया, और 37-38% का 3 वीक्स में रिटर्न है ये। ठीक है, तो मतलब आप सेक्टर से जो बुलिश सेक्टर है उसमें रिफाइन करेंगे, उसमें भी आप लीडर को रिफाइन कर सकते हैं। अब हमने रनिंग कैंडल में नहीं लेना, तो यहाँ पे जब ये रेंज बना रहा है, ये तो मैंने वीकली का चार्ट दिखाया है, लेकिन अर्ली एंट्री भी हो सकती है, वो डेली में जाके हो सकती है यहाँ पे। तो हमारा सेक्टर मैच हो गया, सारी कंडीशन मैच हो गई, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे मैं इसी को यहीं पे लगाता हूँ, वेल्सपन कॉर्प को, वेल कॉर्प। तो यहाँ इस एरिया में इसका कंसोलिडेशन चल रहा था अभी रिसेंटली, मतलब ब्रेक किया, ये रेंज बना रहा है। कंसोलिडेशन सिग्नेचर है एक्सपेंशन का, और वो भी बहुत टाइट चल रही है कहीं। ठीक है, तो इस पीरियड में हम इसको रडार में रख के चाहे तो हम डेली में भी जा सकते हैं, और आरएसआई काफी स्ट्रांग है डेली, ये वीकली में इसका। और यहाँ मैं वॉल्यूम लगाना भूल गया, वॉल्यूम भी चाहिए होगा हमें, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन रेंज एक्सपेंशन के साथ ज़रूरी है। अच्छा, वॉल्यूम्स लगा देते हैं, वो एक्चुअली ऑप्शंस वगैरह में मैं ज़्यादा देखता नहीं ना, वैसे ही वॉल्यूम अच्छा। कैंडल होते हैं ये। अपन तो वो मोटा वाला ऊपर लगाते थे ना वॉल्यूम देखने के लिए, कैंडल की विड्थ से समझ में आ जाता था कि इसका अच्छा वॉल्यूम है। हाँ, ये वॉल्यूम कैंडल्स ही लगाए हुए हैं मैंने, हाँ, बट अच्छा। अगर आपको स्पेशल वॉल्यूम लगाना है तो जो हम पहले वॉल्यूम लगाते थे हाँ, जिसमें रिलेटिव वॉल्यूम दिख जाते हैं, हाँ, एक क्या था वो, एडवांस वॉल्यूम वाला वो था ना हाँ। इंडिकेटर, यस। जिसमें कलर कोडिंग्स भी अलग अलग आती थी, करेक्ट। वो वाला आप यूज कर सकते हो। क्योंकि हाँ, जब ये ऊपर जा रहा है और किसी एरिया को हाँ। ब्रेक कर रहा है, तो रेंज एक्सपेंशन के साथ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे इधर से आया, और ये इधर अब सुपर ट्रेंड भी ऊपर राइज कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ ये आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, आरएसआई 60 के ऊपर है, और अगर और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेना है तो इसका हम थोड़ा वेट करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ जब ऊपर चला गया, या आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल है तो ये बुलिश ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री, और ये पूरा आपने राइड कर लिया इसको, अभी कोई एग्जिट कंडीशन नहीं आई है यहाँ पे, इसकी क्योंकि एग्जिट कंडीशन क्या होती है सर? एग्जिट कंडीशन ये है कि आप अपने इसमें पहले तो स्टॉप लॉस आप अपना मूव करते जाइए। देखिए कोई भी वीकली कैंडल अपने प्रीवियस वीक के कहीं भी नीचे नहीं आया है, तो हाँ। ठीक है, ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे, और ये राइजिंग है, ये हाँ। भी अभी राइजिंग है। एग्जिट कंडीशन के लिए हम आरएसआई का डाइवर्जेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, आरएसआई का और डाइवर्जेंस यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसा कैंडल बन जाए, मतलब आरएसआई का डाइवर्जेंस हम सिंगल यूज नहीं करेंगे, उसके साथ कोई कैंडल फॉर्मेशन चाहिए।
ठीक है। और अगर हम मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, मतलब वो मूविंग एवरेज का स्लोप डाउन हो रहा है और आरएसआई में डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है, तो हाँ वो हाँ। वहां से वो एग्जिट कंडीशन बन जाता है। और ठीक है। इसमें बेस्ट वे ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस मूव करते रहिए और एक टारगेट के बाद चाहे तो आप अपनी कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी राइट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपके पास प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से भी एंट्री होती तो 100% से ऊपर रहेगी। तो अगर 100% से ऊपर जा रहे हैं तो कुछ क्वांटिटी तो बुक कर ही सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कहीं एक्सिट कंडीशन बनी नहीं, कहीं भी इतना स्ट्रांग वो नहीं है, मूव नहीं है। देखिए एग्जिट के टाइम में क्या होता है, जब आप वॉल्यूम लगाएंगे तो हमें हमें क्या मिलेगा वहां पे, अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो दो कंडीशंस होती हैं वहाँ। पहला तो आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस शो हो जाएगा, ठीक है। अ, अब अगर कोई मॉडल आपको बनाना है तो आप एक चीज उसमें कर सकते हैं। आप एग्जिट अपना 2 आवर्स में प्लान कर सकते हैं। मतलब एंट्री आपने स्ट्रक्चर बनने के बाद बिगर टाइम फ्रेम में ली, एग्जिट आप 2 आवर में प्लान कर सकते हैं। या फिर एक ही उसमें आप उसको एग्जिट मत कीजिए एक ही गो में, पहले हाफ एग्जिट कीजिए, फिर थोड़ा सा वेट करके अगर वहां पे ठीक है तो अ, उसमें बने रहिए। अदरवाइज अगर पूरा इनवैलिडेशन हो गया तो वो एग्जिट कर दीजिए। अब इनवैलिडेशन में क्या क्या होगा, पहले तो सबसे पहले आपको डाइवर्जेंस शो होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे इस केस में आ जाते हैं, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ऊपर आया और सबसे पहले क्या कैंडल बना रहा है, मतलब कोई ना कोई आपको नेगेटिव कैंडल दिखेगा, ठीक है। डबल टॉप स्ट्रक्चर है, ऊपर एक नेगेटिव कैंडल बना। अगर इसके साथ मेरे को वॉल्यूम एक्सपेंशन भी दिखता है तो ये एक रेड फ्लैग है। और जब ये ऊपर हाई बना रहा है, ठीक है, तो क्या हमारा आरएसआई ऊपर जा रहा है? तो आरएसआई ने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, वैसे तो ये गया ही नहीं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो आरएसआई ने पिछले हाई को यहाँ ब्रेक नहीं किया है। और या फिर अदरवाइज आपको डाइवर्जेंस दिखेगा इधर। इस केस में ये आरएसपी आपको नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आरएसपी नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। अभी हम ये बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वीकली, लेकिन ये हमें देखना है छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये वो कंडीशन था जो हम वीकली में देख रहे थे। तो यहाँ देखिए डबल टॉप और ऊपर से इसने इस एरिया का रिजेक्शन ले रहा है। ये हमें कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंडल अगर मिलता है, जैसे ये वाला कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, लिक्विडिटी स्वीप किया और रेंज पे किया, साथ में ये लास्ट हाई था और ये न्यू हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें डाइवर्जेंस शो नहीं हो रहा, बट जो ये वाला हाई था वहां से हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, ठीक है। तो और फाइनल अगर इसका वो लेना है तो जब ये सेकंड लेग इधर से, मतलब एक लो बनाया इसने यहाँ पे, तो ये लो बनाया और इसको इसने ब्रेक कर दिया। आरएसआई भी डाउन जा रहा है, आरएस भी डाउन जा रहा है, मूविंग एवरेज भी आपको नीचे दिख जाएगी यहाँ पे। अगर अच्छा। मूविंग एवरेज दिखाऊंगा तो मूविंग एवरेज के भी नीचे क्रॉस कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। और अगर मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूँ डेली में, तो ये यहीं से बोल रहा है सेल के लिए, ठीक है। तो आप एग्जिट हो जाइए सिंपली, ठीक है। तो अ, तो ये तरीका है। वैसे भी अगर डबल टॉप पे कहीं आता है तो एटलीस्ट आप 50% अपनी क्वांटिटी या कुछ क्वांटिटी अपनी बुक कर दीजिए, क्योंकि टारगेट इसका अल्टीमेटली अगर यहाँ से एंट्री ली है तो यही टारगेट है इसका। 14% के आसपास मूव था,
और इसके बाद अगर अब 14% तो खैर ज्यादा नहीं है, ये तो फिर पूरा ही एग्जिट करना पड़ेगा हमें अब। हम्म, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए नॉर्मल आपके एग्जिट कंडीशन, अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन सही है और आपने हम्म, सही जगह पे एंट्री ली हुई है, मतलब सही बेस ऑन बेस स्ट्रक्चर के बाद, और दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो नॉर्मली उसमें एग्जिट इतनी जल्दी बनता नहीं है। मतलब वो अगर किसी बुलिश सेक्टर से बिलोंग करता है और वहां पे आपने किसी अच्छे बेस के ब्रेकआउट और अगेन एक छोटा सा बेस बना के दोबारा जा रहा है पुल बैक करके, तो वो जाएगा। तो होता क्या है कि अ, मान लीजिए आपके हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली, तो हायर टाइम फ्रेम में मोमेंटम है, ठीक है। मतलब वहां पे RSI 60 के ऊपर बना हुआ है, तो वो आपको शो कर रहा है कि इसमें हायर टाइम फ्रेम में मोमेंटम है, जैसे इस पूरे एरिया में यहाँ पे 60 के ऊपर बना हुआ है। वीकली में थोड़ा सा ये बेनिफिट रहता है कि वीकली ट्रेंड जल्दी चेंज नहीं होते, अगर वीकली ट्रेंड बन रहे हैं तो बहुत जल्दी चेंज नहीं होंगे अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉपर बना है तो और वहां से कंफर्मेशन आया है तो, ठीक है। तो मान लीजिए वीकली में बुलिश है। अब हो सकता है कि वीकली में मोमेंटम है लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो मतलब पुल बैक कर रहा हो, मतलब डेली में हो सकता है वो वहाँ पे पुल बैक कर रहा हो और वहाँ पे वो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कर रहा हो, और 2 आवर में या 1 आवर में हो सकता है वो रिवर्सल वहाँ पे शो हो आपको, मतलब पूरा ही रिवर्सल शो हो, ठीक है। लेकिन अगर बिगर टाइम फ्रेम इंटैक्ट है तो वो सिर्फ एक पुल बैक है डेली में, और 2-1 में रिवर्सल है, लेकिन फिर दोबारा से वो अपने जोन पे आएगा, फिर वहां से दोबारा एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो मेन ये है कि वो हायर टाइम फ्रेम में बुलिश होना चाहिए और हायर टाइम ओके। फ्रेम में एग्जिट नहीं आना चाहिए, मतलब जैसे इसका हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे आया है, ठीक है, और RSI तो अब हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं कर हम्म, रहा, अच्छा RSI सर, कर रहा है, हाँ जी सर। तो सर एक ये क्वेश्चन मैं जी। क्वेश्चन पूछूं, सॉरी सॉरी, जो ये अभी सेल के पीछे वाली जो कैंडल्स हैं, हाँ हाँ। तो इसका ये हम मानेंगे ट्रेंड खत्म हो गया, हमें एग्जिट हमारी थर्ड कैंडल पे बनेगा ना? जो एक हरी कैंडल है वो बड़ी कैंडल है, राइट? हाँ, इसका 50% ले सकते हो आप। इसकी 50, अच्छा इस पे ये नहीं वेट करेंगे ना कि वीकली कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोज में आएगा, वीकली राइट? कैंडल, अच्छा ये अगर, पूरा क्लोज हाँ, कर दे। नहीं जैसे अभी ये एक वीकली कैंडल है ग्रीन, हम्म उसके बाद एक रेंड बढ़ी, एज पर हम्म आवर कंडीशन नेगेटिव नेगेटिव कैंडल बन गई, लेकिन उसने प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं तोड़ा, तो हम बने रहेंगे। अगर जो मैं नहीं समझ बता रहा हूँ आपको, फिर हम्म उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कैंडल, हम्म और नेक्स्ट कैंडल डोजी मनी ये भी नेगेटिव है, हम्म। लेकिन इसने भी प्रीवियस वीक का लो नहीं तोड़ा अपनी रेड कैंडल का। जो थर्ड कैंडल बनी इधर हम एग्जिट करेंगे, राइट? हाँ, मतलब इसको इसमें आप डेली में कर दोगे, अगर ये डेली में ब्रेक हो रहा है ना, पूरा वीक का हाँ वेट नहीं करोगे, हाँ, तो ये डेली नीचे में जा रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में जाके देख के जैसे ही वो कंडीशन मेट हुई, वो फिर उसमें एग्जिट हो जाएगा। हाँ, इसमें इससे ये थोड़ा सा ये बेटर रहेगा, मतलब थोड़ा सा वेट करने से हम्म कहीं कहीं हो सकता है मे बी इस तरीके से आपको कुछ छोटे लॉस हो सकते हैं, हम्म। लेकिन वो लॉस स्मॉल ही होंगे, क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ कहीं एंट्री में गड़बड़ करी है, लेट एंट्री ली, अ, हाँ, वैसे तो एंट्री यहाँ कहीं बन जाएगी और यहाँ से भी एक एग्जिट कंडीशन वैसे बन रही है, तो फिर भी आप जल्दी निकल जाओगे, लेकिन जब आपका कोई स्टॉक राइड करेगा तो ट्रेंड लंबा जाएगा वहां पे, अच्छा। मतलब ये टोटली फिर आपका ना रिस्क रिवॉर्ड वाला पार्ट हो जाएगा कि अगर आप 1 रुपी का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो उस हम्म, पे आप एटलीस्ट 4 रुपीज या 5 रुपीज बना रहे हो उसके अगेंस्ट, तो 1:3 या 1:5
3 में तो आराम से कोई भी प्रॉफिटेबल हो जाता है, 1:5 है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये है। तो इसमें वही है कि अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा कि वहां तक फिर रुकना है तो रुकना ही है। ठीक है। अच्छा। और अगर सिस्टमेटिकली बुक करना है, किसी कोई रैली दे देता है तो सिस्टमेटिकली, और उसके बाद बाकी को ट्रेल करना है तो करना ही है। वो स्टॉप लॉस हिट होगा तो हिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका एक प्रॉफिट तो आ ही गया। ठीक है। तो कुछ कंडीशन में हाँ लॉस हो सकते हैं, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर सही नहीं बना हुआ या उस टाइम पे वो इंडेक्स में रैली नहीं है, तो वहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं। अदरवाइज लॉस भी इसमें कम ही होते हैं, अगर सब कुछ सही है तो लॉस भी चांसेस कम होते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर का वेट कीजिए, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक का वेट कीजिए। इसमें भी एक अदर चीजें, दूसरी चीजें भी होती हैं। मान लीजिए जैसे बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, अब हमारे पास एक वो भी होता था, एक स्कैनर जिसमें हम 52 वीक हाई के पहले वाले हाँ। जो रेंज में स्टॉक्स होते थे वो हम फाइंड आउट करते थे। ठीक है। अब वो रेंज में जा रहा है, मतलब ऊपर टारगेट कर रहा है 52 वीक हाई को, तो अगर वहाँ स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है तो एटलीस्ट आपका एक हाई तक का टारगेट तो बना ही हुआ है। मतलब जैसे आप सपोज यहाँ से कहीं स्टॉक लेते हैं, यहाँ पे तो एंट्री लेट दिखा रहा है ये, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में जल्दी दिखा देगा डेली में। तो यहाँ तक का एक टारगेट तो बना ही हुआ है। अब जैसे बुलिशनेस वाले स्टॉक्स होते हैं ना, तो वो जी टारगेट पे सर। पुल बैक नहीं करते, वो उसको डिस्प्लेस करके चले जाते हैं। जैसे ये वाले डिस्प्लेस कर दिया इसे। ठीक है। क्योंकि जो सेलर्स थे एब्जॉर्ब करने थे, वो इस एरिया में एब्जॉर्ब कर चुका है ये, अच्छा। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर चुका है। तो ये अब जब दोबारा गया है फिर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। सेलिंग प्रेशर भी आप देख सकते हो कि अगर वो ब्रेकआउट से पहले या दोबारा जब वो ब्रेकआउट दे रहा है तो उससे पहले क्या कंडीशंस बने थे, वहां पे क्या सेलिंग प्रेशर था या नहीं था। मतलब जब वो नेगेटिव कैंडल्स बन रहे थे तो क्या वहां पे स्ट्रेंथ थी, क्या वहां पे बिगर स्ट्रेंथ के साथ नेगेटिव कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे। अगर नहीं हो रहे थे, नैरो रेंज कैंडल्स हैं और वॉल्यूम ड्राई अप है, तो ऑब्वियसली वहां पे सेलर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो सिर्फ एक टाइप का एक्यूमुलेशन है या पुल बैक है। ठीक है। फिर दोबारा से जब स्टॉक में मोमेंटम आता है तो वहां से फिर वो राइज करना स्टार्ट कर देता है। देखिए तो ये ऐसे है ना, आप किसी को 5,000 करोड़ डालने हो या 1,000 करोड़, अब इनके वैसे ही बहुत सारे थिन होती है, मतलब इनके लिक्विडिटी। अब तो बिग प्लेयर्स क्या है कि एक साथ नहीं डाल सकते उस पैसे को, क्योंकि कहीं पे डाल दिया स्लिपेज हो जाएगी, और कहीं कुछ हो गया तो कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो वो सिस्टमेटिकली ऐड करते हैं। अब कई बार ये चीजें ना, एक्यूमुलेशन उनका 6 महीने भी चल जाता है, कई बार 4 महीने भी चल जाता है, थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं उसी रेंज में। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स आपको देखने होते हैं। अगर अच्छा। इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस है, सेक्टर अच्छा है, तो वो स्टॉक मूव करेगा ही करेगा। इंस्टीट्यूशन 80% रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब कोई ना कोई बिग प्लेयर तो प्रेजेंट होगा ही, चाहे वो छोटा स्टॉक हो या कुछ हो। छोटे स्टॉक में नॉर्मली बिग इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक बिग प्लेयर तो होते ही है, किसी में मल्टीपल होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस है और हमने ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक ले लिया, वहाँ पे मूव नहीं आएगा। वो ऑलरेडी वो मूव वो ले चुके हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे वो एक्युमुलेशन चल रहा है और उसके बाद अगर अच्छा वो मूव बना हुआ है, कंडीशन मैट हो रहे हैं, तो वही मूव बनेगा। तो इसमें वही है कि पुल बैक्स और उस टाइम पे क्या हो रहा है वो आप अ, वो भी आप चाहे ऐड ऑन कर सकते हो कि जब वो पुल बैक आया उससे पहले, जब आपकी एंट्री से पहले जो कंडीशंस थे, क्या वहाँ पे नैरो रेंज कैंडल्स थे रेड वाले, और जब वहाँ पे मतलब जब भी बाइंग हो रही थी क्या वॉल्यूम में स्पाइक आ रहा था, मतलब ग्रीन कैंडल्स बड़े बन रहे थे, तो वो एक इंडिकेशन है। अब जैसे इस पूरे रेंज में ये कैंडल्स तो बन रहे हैं, बट
इन ग्रीन कैंडल्स के कंपैरिजन में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मतलब बहुत ठीक है, इन दोनों में तो थोड़ा रेंज है, बाकी नॉर्मल रेंज में है। मतलब अब ये जैसे इसमें देख रहे हैं जैसे ये हमें सुपर ट्रेंड की, अगर सुपर ट्रेंड के हिसाब से देखना है तो पहले से अगर एंट्री लेनी लॉन्ग टर्म में तो कैसे ली जाएगी सर? पहले से लॉन्ग टर्म में एंट्री लेनी है हम्म। तो उसमें स्ट्रक्चर भी मैटर करेगा, मतलब उसमें फिर काफी कंडीशंस मैट करेंगी। अच्छा। तो पहले से एंट्री लेने के लिए फिर इसके साथ हमें पूरा सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मतलब वो सेक्टर ओवर एक्सटेंडेड तो नहीं है, कितने पीरियड वो एक्यूमुलेशन करके वहां से राइज कर रहा है, क्या वो स्ट्रक्चर बना रहा है, हम्म। और क्या वहाँ पे वैलिडेशन है या नहीं है। तो वो अच्छा। हमें सब एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक को एनालाइज करना पड़ेगा। अब जैसे अच्छा। ये क्या था, अगर इसको आप प्रॉपर इसको ही एनालाइज करोगे हम्म। तो बहुत सारे स्टॉक्स क्या होते हैं और हायर टाइम फ्रेम में भी वो बुलिश रहते हैं, मतलब जैसे ये तो हम वीकली में देख रहे हैं, हम्म। तो वो मंथली टाइम फ्रेम में मतलब उनका कंडीशन क्या होता है, बुलिशनेस वाला होता है। ठीक है, तो ठीक है सर। अगर कोई मंथली में 60 के ऊपर बना हुआ है, मतलब, और वहां पे रेंज बना है या पुल बैक, तो ये बेसिकली एक्यूमुलेशन चल रहा है। और अच्छा। मंथली में अगर आरएस के ऊपर बना हुआ है, तो जैसे इसने क्या किया था, ये एक बेस है। हम्म। ठीक है, देखिए इसका राइज कब स्टार्ट हुआ। हम्म। आ, इसका राइज स्टार्ट हुआ, इसने यहाँ पे ये जून 20 का कैंडल है। और बेसिकली इसका जब ये वाला जो बेस इसका फॉर्म हुआ है, हम्म। ठीक है, अब ये तो जुलाई 23 का पीरियड है जिसमें सारे स्टॉक्स मूव की जिसने हम्म। किया था। उसके बाद वाले पीरियड में देखते हैं, तो उसके बाद वाले पीरियड में ये हम्म। वाला जो हाई था इसने ब्रेक किया है। ठीक है, एक बिगर बेस तो हमारे पास है ही। कब कब ब्रेक किया है इसने, जनवरी 8 का है ये, लास्ट हाई जब इसने बनाया था। हम्म। तो इतने सालों तक ये इसी रेंज में घूमता रहा। कुछ तो इसमें चेंजेस आए हैं जो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। और ब्रेक से पहले देखिए, विद इन जब हमारा ये वाला तो खैर 52 वीक हाई वाला नहीं बनेगा, बट ब्रेक से पहले इसने एक रैली दी है। ठीक है, और उसके बाद अगेन रेंज फॉर्मेशन यहाँ पे। तो एक बिगर बेस को ब्रेक के बाद एक अगेन स्मॉलर बेस बन रहा है। हम्म। ठीक है, ये बिगर टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर ही बना हुआ है आरएस, और यहाँ पे भी ये जीरो के ऊपर है, अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है, मीन्स ये निफ्टी से अभी स्ट्रांग है। तो बस आप एक राइट टाइम का वेट करेंगे इसमें हमें, लेकिन अगर आपको बने रहना है तो लेके आप बने रह सकते हैं, यहाँ पे जाएगा नहीं नीचे। बट मोमेंटम भी इधर इस एरिया में नहीं था बहुत स्ट्रॉन्ग। मोमेंटम तभी बना जब इसके साथ इसके सेक्टर का कंफर्मेशन आया होगा, और वहां पे मोमेंटम एक्सपेंशन हुआ होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पे फिर भी हम एक इसको ले सकते हैं, ये बेस्ड ऑन बेस पैटर्न में, जब ये रेंज फॉर्मेशन कर रहा है और इसने ये अल्टीमेटली ये वाले बायर्स को बाहर निकाला, और दोबारा जब ऊपर जा रहा है और यहाँ से जब ऊपर क्रॉस कर रहा है, रिलेटिव हम्म। स्ट्रेंथ ऊपर है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें पूरे मंथली कैंडल का वेट ही करना है या वीकली कैंडल बन जाए इसके ऊपर। लॉजिक ये है कि जब ये रैली कर रहे हैं तो जो यहाँ पे बायर्स है उनको बाहर निकाल के जा रहा है, मतलब ये वाला कैंडल। तो वीकली ये ये यही वाला वो पार्ट है। एंट्री तो खैर यहाँ पे पहले बन गई, और इससे पहले भी वो आपकी डेली में बन जाएगी। ठीक है,
तो ओवरऑल ये क्या कर रहा था, ये जितना भी पार्ट हो रहा है एक बिगर बेस के बाद, ये सारा एक्यूमुलेशन है, जितना भी ये है ये पूरा एक्यूमुलेशन एरिया है। पता कैसे चलेगा कि यहाँ से रैली स्टार्ट होने वाली है? हायर टाइम फ्रेम के जोन से पता चलेगा। जब ये नीचे है तो यहाँ कोई एज सच कोई रैली नहीं है। अब ये पुल बैक करके गया जब 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तब यहाँ से रैली स्टार्ट होगी। और आरएस इस पूरे जोन में ऊपर ही बना हुआ है, मतलब strength है, ये एक्यूमुलेशन चल रहा है ये। तो इनिशियली क्या होता है ना कि कोई बड़ा बेस ब्रेकआउट होता है तो कुछ टाइम तक उसमें दोबारा से एक्यूमुलेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें हैंड्स एक्सचेंज होते हैं। बहुत सारे लोग जो जिन्होंने बहुत पहले बाय किया होता है वो एग्जिट करते हैं, या फिर जो यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली है वो यहाँ पे एग्जिट करते हैं। फाइनली जब सारे ये सेलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर इंडिकेशन हमें वॉल्यूम और रेंज एक्सपेंशन के साथ मिलता है क्लीन। तो अब ये क्या है कि बिगर बेस के बाद एक छोटा ही बेस बना है, मतलब पहला ही बेस है। नॉर्मली हमारा एक्सटेंडेड हम कम मानते हैं, एक बिगर बेस के बाद जब थर्ड बेस बन जाए तो मतलब फोर्थ बेस, उसमें हम एक्सटेंडेड मानते हैं, मतलब थर्ड बेस तक तो हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। फोर्थ बेस से हम उसको एक्सटेंडेड लेने लग जाते हैं, फोर्थ बेस फिफ्थ बेस, वो फिर ओवर एक्सटेंडेड हो गया। तो वैसे तो अगर अभी हम अभी भी लेते तो अभी बहुत मूव है, क्योंकि पहले ही बेस बना है ये, और ये वाले जितने ये सेलर्स है इसको बाहर निकाल दिया इसने मार्केट में। लेकिन ये है कि इसमें भी हम इतने बड़े मंथली कैंडल में नहीं लेंगे इसको, छोटे टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर बनेगा वहां ले सकते हैं। बट हमें पता है कि ये बुलिश बना हुआ है, ठीक है। तो वहां पे एंट्री लिया। इसमें ये बेनिफिट होता है जैसे कोई बिजी है और थोड़ा टाइम कम दे पा रहा है तो वहां पे वो एनालाइज कर सकता है, या फिर दोनों मंथली और वीकली के चार्ट्स को एनालाइज करके भी अपने डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल 3-3 4-4 महीने भी कोई स्टॉक को रख लिया, उसको 40-50% मिल गया तो सही है, उसका पहले ही मिल जाएगा वैसे तो अगर अच्छा है तो। और जैसे मान लीजिए इसमें अगर यहाँ कहीं ब्रेकआउट कहीं वीकली में कहीं एंट्री होती तो स्ट्रक्चर तो बना हुआ था, उससे 26% चला गया ये। और आरएसआई देखिए कितना स्ट्रांग है ये, 60 के ऊपर ही है, मंथली में 60 के ऊपर है। तो ऐसा कोई कंडीशन आ ही नहीं रहा, मतलब ये स्ट्रांग चल रहा है काफी स्टॉक। वीकली में कोई बहुत ज्यादा डीप पुल बैक ही नहीं है, कहीं ना रेंज एक्सपेंशन है ना कोई कुछ पुल बैक है, नॉर्मल दो जीज बने हैं, मतलब सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, बाय बाय हो जा रहा है बस यहाँ पे। लेकिन ऐसे केसेस में ऐसे एक्सपेंशन वाले कैंडल से बचना होगा। ये कैंडल्स ट्रेड किए जाते हैं जब मूवमेंट के स्टार्ट में, क्योंकि एंड में ये क्लाइमैक्स कैंडल बनने लग जाते हैं ये फिर। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे और एक्सटेंडेड पे नहीं लिया जाता, रेंज के बाद अगर कुछ हो रहा है तो लिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट रनिंग कैंडल में ये क्लाइमैक्स कैंडल हो जाते हैं, तो वहां से रिवर्सल आने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेंड के स्टार्ट में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस समय एक्सटेंडेड नहीं है, यहाँ पे जैसे सेलर्स को बाहर निकाल के गया है दोबारा से, यहाँ से स्ट्रक्चर दोबारा रिगेन किया इनके स्टॉप लॉस स्किप करने के बाद, यहाँ से आप एंट्री ले लीजिए, राइट कीजिए। तो इसमें हमने क्या किया, पहले तो कोई भी स्टॉक अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम, वीकली, और उसमें क्या बना हुआ है। फिर जैसे हमने फाइंड आउट कर लिया तो उसमें ठीक एंट्री का हम वेट कर सकते हैं, या एंट्री बन गई है तो ले भी सकते हैं कि वीकली में दिख रही है और ओवरऑल ऊपर वो बना हुआ है, मतलब ऊपर है स्ट्रक्चर, तो ले लीजिए आप। उसको या तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके ले लीजिए या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर आपको स्टॉप लॉस जब इनिशियल हम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। मतलब इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा ना, अगर आप वीकली में एंट्री लेते हैं यहाँ पे
स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस लो के नीचे ही रहेगा। तो इसका और तरीका भी है, सिस्टमेटिकली भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर किया, आप ये कंडीशन रख सकते हैं कि जब तक मेरी कंडीशन इंटैक्ट है, अगर पुल बैक किया और उस पर ऊपर जा रहा है तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, नहीं जा रहा तो अगर यहीं से निकल गया तो कोई बात नहीं, जब कहीं ऊपर कंडीशन बनेगी तो फिर मैं उसमें एंटर कर जाऊंगा। तो इसमें तो ये पुल बैक किया नहीं, ये सीधा निकल गया। यहाँ पे एक कंडीशन बनी है एंट्री की, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कुछ एडिशन, और उसके बाद और उसको राइट कर लीजिए। तो ये है। तो ऐसे कोई भी स्टॉक देखेंगे ना आप, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कुछ बना होगा, और नॉर्मली वो तो आपको पता ही है कि ये ग्रुप्स में ही चलते हैं। जैसे अभी ये शुगर सेक्टर में अभी बुलिशनेस बनी हुई है। मोरपेन लैब्स हेल्थ केयर में ये अच्छा चल रहा था काफी टाइम से, अभी भी अच्छा है। अगेन शुगर, बजाज हिंद, ये शुगर का है, शुगर के स्टॉक्स भाग रहे हैं। रत्नावीर आई थिंक केबल से रिलेटेड है। और तो यही सारे हैं, वेलकॉप हो गया, और तो यही सारे चीजें बनी हुई हैं। त्रिवेणी, डालमिया शुगर, ज्योति सीएनसी, बलराम चीनी, बालू फोर्ज, तो ये इस बार गए हैं। 6 मंथ्स में देखेंगे तो काबरा, 1 मंथ में सॉरी, तो काबरा था, शालीमार पेंट, अवध शुगर, ये तो अभी नया आया है। मोरपेन लैब रेगुलर अच्छा बना हुआ था। डीप इंडस्ट्रीज ये हमने देखा था। तो फिर आई थिंक शायद हैप्पी फूड्स, इसमें इस पे देखते हैं चार्ट्स, शुगर वाला क्या कर रहा है ये। मवाना अवध, इसमें ये है ना आपका लीडर बजाज हिंद है ना, बजाज हिंद और बलराम, जो लार्ज कैप कौन है इसमें, यही है बलरामपुर लार्ज कैप में। ओके, ऊपर तो क्या है, देखिए चॉपीनेस बहुत है यहाँ पे, हमें कैंडल्स ऐसे चाहिए, चॉपीनेस वाले नहीं चाहिए। क्या इसने अभी स्ट्रक्चर, लेकिन हाँ लेने को ले सकते थे, ये डबल बॉटम की एंट्री थी, यहाँ से बेस बन रहा था। और इसको अभी वीकली और डेली, तो ये है भी ना बिगर उसका है, तो इसमें छोटे पे आएंगे थोड़े, मिड कैप वाले पे आएंगे तो वहां मिल जाएगा स्ट्रक्चर। लेकिन हाँ ये अगर ऊपर चल रहा है तो एक इंडिकेशन है कि शुगर सेक्टर अभी ठीक चल रहा है। बजाज हिंद में जाते हैं, बजाज हिंद, बजाज हिंद का कंडीशन सही बना हुआ है, देखिए बॉटम से अभी दे रहा है, ऊपर के टारगेट हैं इसके, ठीक है, तो ऊपर के टारगेट्स हैं और स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। एक तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में कैसे, डेली, डेली, अब डेली में कोई इसका स्ट्रक्चर बनता है, मान लीजिए पुल बैक करके दोबारा ब्रेक करता है तो बन जाएगा, या अगर ये अभी मंडे को ही निकलता है क्योंकि इनसाइड बार है, मंडे को निकलता है तो भी बच जाएगा। आरएसआई और आरएस दोनों स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हल्का एक्सटेंडेड है, और एक ये टारगेट इसका आ गया है, तो एक पुल बैक करके जाए तो ज़्यादा बेटर है। अर्ली कैसे ले सकते थे हम, अर्ली देखिए यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है और इसके साथ आरएसआई भी इंडिकेशन दे रहा है और आरएस भी इंडिकेशन दे रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, रेंज एक्सपेंशन दोनों है। उससे पहले यहाँ पे जब ये पुल बैक आ रहा है तो कोई हमें स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें सेलिंग में। तो इनफैक्ट चाहे तो इसको पहले भी ले सकते थे, यहाँ भी ये ब्रेकआउट ही आ रहा है एक तरह से, यहाँ से भी ले सकते थे इसमें, और इसमें आरएसआई और आरएस दोनों ही इंडिकेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है अर्ली और ऊपर, ठीक है। अब इतना ऊपर चला गया, अपना कुछ पोजीशन बुक किया, बाकी को राइट किया, मान लीजिए अभी 25% आ गया 2 दिन में,
ठीक है, तो 25% फिर ये है कि आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए, रिस्क कम हो जाएगा। तो उसमें या तो आप कुछ लोग क्या होते हैं कि अपना स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बाकी को राइड करते रहते हैं, जो भी उनका बाकी का प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से चल सकते हैं। 25% पे आप अगर बुक करना है तो कर सकते हैं, वैसे तो स्ट्रक्चर तो अभी कुछ मतलब रिवर्सल वाला नहीं बना, लेकिन 25% भी 2 हफ्ते में एक अच्छा रिटर्न होता है वैसे। राइट सर, सुपर ट्रेंड का बेस क्या होता है? मतलब सुपर ट्रेंड इसके ऊपर काम करता है ना आपका, इसमें क्या था ये एक वो चीजें लगाई जाती है इसमें, एक वो स्टॉप लॉस के लिए कुछ किसी ने जिसने बनाया है, तो वो डिराइव किया था। ठीक है, हम्म, तो वो और एटीआर होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें, उसके बेसिस पे ही है। और ट्रेंड में हेल्प करता है बस, मतलब ये लगा भी सकते हो आप और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि हम मूविंग एवरेज तो यूज करते ही हैं। हम्म, ये थोड़ा सा बस ये है कि हाँ, अगर आपको ट्रेंड में बने रहना तो सिंपल वो है कि ठीक है, मतलब रूल है कि वहाँ आप बने हुए हो। और तो और अगर आपको थोड़ा सा और वो चाहिए, क्योंकि आपने वो लर्न तो किया ही हुआ है मूविंग एवरेज वाला, तो उसको यूज कर लो। मेन मोटिव है ट्रेंड को देखना। ठीक है, बस इसमें एटीआर का फीचर होता है, तो नॉर्मली लोग एटीआर अलग लगाते हैं स्टॉप लॉस के लिए, और तो इसमें ऑलरेडी होता है वो बिल्ड। तो हम्म, बट ये है कि अ, थोड़ा सा फिर आपको लेट बताता है ये। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बट ठीक है, अगर आपको एवरेज टू रेंज के ऊपर बेस पे चाहिए तो वो है, मतलब ये उसके ऊपर है। ठीक है, और नॉर्मल अगर आपको वो चाहिए कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर, तो फिर अपना मूविंग एवरेज तो है ही जो आपको हम्म, बता रहा है। तो एटीआर बेस्ड होता है ये, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, एटीआर बेस्ड है ये। ठीक है सर। एवरेज टू रेंज के ऊपर ये कैलकुलेशंस करता है अपनी। ठीक। अभी सर जैसे ये जहाँ इसने एक सीधी लाइन बनाई हुई है हाँ, ये वो है ना, पीछे, ये इतना पार्ट, ये कंसोलिडेशन वाला एरिया है। नहीं जैसे अभी अगर आप देखेंगे उसके पहले वाला बाएं में देखिए। ये वाला, हाँ, हाँ ये भी इससे, कंसोलिडेशन है, राइज करना स्टार्ट नहीं किया, तो ये अच्छा। कंसोलिडेशन है। ये सारा जितना स्ट्रेट वाला है ना, कंसोलिडेशन हम्म, है। मतलब ये अच्छा। बता रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक बुलिश टेरिटरी में हो रहा है, हम्म, प्राइस में मोमेंटम नहीं है हाँ यहाँ पे। हाँ, बट यहाँ पे ये ग्रीन इसलिए दिखा रहा है कि ये अभी कंसोलिडेशन तो हो रहा है बट बुलिश बना हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली एंट्रीज हमारी जब ये राइज करना स्टार्ट करता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, तब होती है। ये उनके लिए है जो बहुत बड़े बड़े वहां पे लंबे टाइम तक लगे मार्केट्स में रहते हैं, तो वो ये देख लेते हैं कि ठीक है, मतलब करने दो उसे, रेंज भी तो है, हम्म, बने रहते हैं वो सालों सालों तक। तो हम्म, वो इन्वेस्टर्स के लिए है ये, मतलब वो देख रहे हैं कि ठीक है, अभी भी एक्यूमुलेशन चल रहा है, एग्जिट नहीं बना। तो तो वो है कि हर टाइप के लोग होते हैं ना ट्रेडिंग में, हम्म, कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही लंबा लेके खेलते हैं, हम्म, उसको टेस्ट टेस्ट मैच की तरह, किसी को ओडीआई चाहिए, किसी को T20 चाहिए। हम्म, हम्म, ये है, बट ओवरऑल किसी भी चीज में आपका न्यूटन का थर्ड लॉ मैटर करता है, तो सॉरी, सेकंड लॉ मैटर करता है। वो कहता है कि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो वो पर्टिकुलरली उस टाइम के मोशन में एक रिलेटिव लंबे टाइम तक बनी रहती है, मतलब, तो अगर बिगर पीरियड में वो कोई मोशन में है, हम्म, ठीक है, तो उसमें
ये होगा कि उसमें हाई चांसेस है कि वो लॉन्गर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में उस मोशन में रहे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में वहाँ पुल बैक्स आ सकते हैं, ठीक तो है, अच्छा। लेकिन वो हायर टाइम फ्रेम में तो वो मोमेंटम ही दिखा रहा है ना। मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम में अगर वो बता रहे हैं हम्म कि हम्म वहां पे जो उसका मोमेंटम है, तो हायर टाइम फ्रेम में है, तो छोटे टाइम फ्रेम में तो वो पुल बैक्स वगैरह आते रहते हैं वो उसका। लेकिन बिगर टाइम फ्रेम का पिक्चर तो यही है ना कि वो बुलिशनेस में है, हम्म। ठीक है। ठीक है तो सर। तो वो बेसिक लॉजिक है और ये होता भी है। आप देखते होंगे कि जितने भी आ, मतलब जो चीजें अगर हायर टाइम फ्रेम में बुलिशनेस में बनी हुई है, तो वो कुछ टाइम के लिए, अगर कुछ पीरियड के लिए वहां पे कंसोलिडेशन आया, लेकिन वो फिर दोबारा से कंटिन्यू करती है। हम्म। जैसे इसमें देखिए, कोई अगर हम बिगर मूवमेंट वाला कोई स्टॉक देखते हैं जिन्होंने 6 मंथ्स में या ईयर में अच्छे रिटर्न्स दिए, तो वहां पे क्या चीजें थी? एमटार टेक है, और FCL देखते हैं। HFCL है, ठीक है। वेलकॉप भी अच्छा गया, एरोफ्लेक्स है, तो लगाते हैं चलिए। क्यूपिड है, तो HFCL देख लेते हैं। HFCL तो बॉटम से गया था, तो हम्म। लेकिन देखते हैं इसमें HFCL। देखिए, इधर इधर होने के बाद ना, मतलब जब ये बॉट एक बेस बना रहा है, इसने क्या किया था, स्टार्टिंग से लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, पहला कंडीशन मैटर है कि इसने एक बहुत बड़ा बेस बनाया, राइट। हाँ। उसके बाद, लॉन्ग। हाँ, बेस के बाद ये ऊपर चला गया था, वापस पुल बैक किया है इसने उसी एरिया में, मतलब एक बेस ऑन बेस बना के वापस एक पुल बैक किया है। दोबारा हम्म उसी उसी एरिया में आया जहाँ से बाइंग आई थी, ठीक है। तो डबल बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है। हम्म तो पहला तो पॉइंट है कि अगर कोई बेस ऑन बेस है और उसमें फिर कोई पैटर्न हमारा बन रहा है, हम्म। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है इस पूरे एरिया में कहीं नहीं हुआ, मतलब यहाँ तक। ये जुलाई 21 है, एक रिसेंटली यहाँ पे कुछ हुआ था ये, उसके बाद हम्म। ये पूरा इसमें नहीं हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट जुलाई 21 के बाद ये 26 में हो रहा, मतलब 5 साल बाद हो रहा है ऐसा कुछ। तो कुछ तो चेंजेस हैं जो इतना स्ट्रांगली वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ और रेंज एक्सपेंशन हुआ है, राइट। राइट सर। इसमें इस एरिया में तो बिल्कुल भी हमें स्ट्रेंथ शो नहीं हो रही, ये एक्यूमुलेशन है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ आई, तो पॉइंट ये है कि क्या ये यहीं पे रुक जाएगा? अगर देखिए बहुत टाइम बाद आया, बेस बना है, और तो अभी क्या है कि ओवरहेड ज्यादा इस पे रेजिस्टेंस है नहीं, ये जितने सेलर्स हैं एब्जॉर्ब हो चुके हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ था नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जिसने भी जो बायर्स थे वो सेलर्स, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब हो गई, और एक तरह से ये आपका डबल बॉटम पैटर्न ही है, दोबारा इसी बेस पे आया है यहाँ पे। स्टॉक्स में थोड़ा हमारे जो आईसीटी के साथ साथ रूल्स अलग लगते हैं, वो जो हम पहले हमने पढ़ा था, तो थोड़े थोड़े मतलब वो रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे पैटर्न्स होते हैं और वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको ये ब्रेक कर रहा है स्ट्रांगली, हम्म। ठीक है। यहाँ पे आरएस तो अभी हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, बट आरएसआई ये बता रहे कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है इसको मंथली में डेवलप होने में भी टाइम लगे, लेकिन हम वीकली में जा सकते हैं। वीकली में देखिए दोनों राइजिंग है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है, एक्सटेंडेड हो गया है। अगर हमें बहुत ज्यादा मंथली का मतलब उसमें वेट नहीं करना, क्योंकि बहुत हो सकता है कि वहाँ पे प्राइस आपके हाथ से निकल जाए, तो मंथली भी एक अच्छा टाइम पीरियड है, वो सॉरी वीकली। तो वीकली में भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब ये ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन और रेंज एक्सपेंशन के साथ साथ ये 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है,
और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ भी राइज कर रहा है। ये कंडीशन मोर देन एनफ है अगर कोई पैटर्न बना के आ रहा है तो। पैटर्न क्या था, ये सिंपली उसी बेस को ये रिटेस्ट कर रहा है, उसी जोन को। ठीक है, इसमें अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह लगाऊंगा ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वो लगेगा, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो मतलब उस वाले वो हाई वैल्यू एरिया में आया यहाँ पे जहाँ पे डिमांड था। उसके बाद इसने स्ट्रांगली रेंज एक्सपेंशन और बेस एक्सपेंशन के साथ ब्रेक किया। ठीक है, अब अगर वीकली में ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो नॉर्मली हम डेली में बहुत आराम से इसको ले सकते हैं। एंट्री हमारी बहुत ही लीस्ट रिस्क एरिया में हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ ये जितना भी ऊपर का है, ठीक है, तो ये हमारे पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। ये वाले ये और ये हाई, हम ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई के ब्रेक उसके ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, हम बहुत ही नीचे आया, अपने जोन पे आया और यहाँ पे इनिशियली वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसके ब्रेक के बाद ले रहे हैं। वीकली चार्ट में भी यहाँ पे कोई हमें सेलिंग का प्रेशर नहीं शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है, हम ले लेंगे। चाहे आपके वीकली कैंडल मतलब ले लेंगे बस। और आप यहाँ पे ले लीजिए। इसमें अगर आपको डेली में लग रहा है थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया तो हाफ क्वांटिटी डाल दीजिए या कुछ क्वांटिटी डाल दीजिए। उसमें ये होगा कि पुल बैक करेगा तो मैं और ले लूंगा, और पुल बैक करके ऊपर जाएगा तो, अगर नहीं करेगा ऊपर जाए तो ठीक है, मेरे पास हाफ क्वांटिटी तो पड़ी है। स्टॉप लॉस इसमें फिर आप बढ़ा ही रखिए थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा टाइम दीजिए अपना मूव करने के लिए। क्योंकि अगर हम आसपास रख लेंगे ना, यहाँ पे कहीं रख लेंगे तो हो सकता है ये इधर ये गैप दिख रहा है, हो सकता है यहाँ से ये गैप में हिट करे और फिर ऊपर जाए। तो इनिशियली वो निकालता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो जाएगा फिर वो। और दो तरीके हैं इसमें एंट्री के लिए, कि आप 50% ऐड करके बाद में सिस्टमेटिकली ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी। तो या फिर अगर आप शुरू में ही पहले डाल रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग आपको रखना ही पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी उतनी डाली जितना आप स्टॉप लॉस उसको ले पाए। ठीक है, मतलब ये स्टॉप लॉस, अब स्टॉक्स में तो क्या है कि स्टॉप लॉस बड़े ही बनते हैं। तो 20-22% का अगर स्टॉप लॉस अगर आप ले रहे हैं तो 1:2, तो मैं मतलब 40% की तो उम्मीद रखूंगा, 40-50% की एटलीस्ट 1:2 तो मैं लूंगा। ठीक है, और इसमें भी अगर आप 50% है तो ये 20% आपका स्टॉप लॉस नहीं है। मतलब अगर मुझे 10% स्टॉप लॉस लेना है तो यहाँ 20% के आसपास आ रहा है, तो क्वांटिटी कम कर दीजिए। ठीक है, तो क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, यहाँ पे 50% क्वांटिटी कर दीजिए, बाद में ऐड कर दीजिए और क्लैरिटी के बाद। तो अब वैसे तो लीस्ट वो है, लीस्ट रिस्क पोजीशन है, बट फिर भी ठीक है, हम क्वांटिटी यहाँ कम कर देंगे। और उसके बाद एंट्री ले ली हमने, और ये देखिए दोबारा भी एंट्री बनी है। बाकी एंट्री इस रेंज में बनी है। ठीक है, ये दोबारा से इसका लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया, यहाँ पे दोबारा एंट्री बनी है। तो अगर मेरा वही है, अगर 20% स्टॉप लॉस आ रहा था, मेरे को मिल गया इतना रिटर्न, तो मुझे 1:2 तो मेरा यहीं आ गया 40% पे। और अभी स्ट्रक्चर एग्जिट का बना नहीं, तो चाहे तो मैं कुछ पोजीशन बुक कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं राइड करता रहूंगा स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे एक एग्जिट कंडीशन कुछ बन रहा है, यहाँ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर मैं यहाँ एग्जिट करता हूँ फिर भी मैं 85% में आ गया, तो 20% स्टॉप लॉस था मेरा, 80% मेरा हुआ है, 1:4 है। रिस्क रिवॉर्ड जब तक आपका अच्छा है तो आप स्टॉक मार्केट में बने रहोगे हमेशा। ठीक है, लॉसेस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ साथ कम होने लग जाते हैं, और एंट्रीज रिफाइन हो जाती हैं, और आपके कैपिटल जैसे जैसे बढ़ता है ऑब्वियसली और एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो रिफाइन और एंट्रीज हो जाएंगी उसमें, और आप अच्छी एंट्रीज आप ले सकते हो, और उसको आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हो उन पोजीशंस को। तो वो तो फिर पूरा प्रोसेस है।
लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका सही बना है तो आप 1:4 ले रहे हो, 1:3 ले रहे हो, तो ठीक है, मतलब आप फिर प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ऐसा तो है अच्छा। नहीं कि 10 के 10 स्टॉक आपके फेल हो जाएंगे। वो हाँ उस कंडीशन में होते हैं जब मार्केट का कंडीशन बहुत ही नेगेटिव है, मतलब मार्केट फ्री फॉल कर रहा है या कुछ ऐसा है, हम्म। उस केस में होता है। बट जनरली इनिशियल मूवमेंट के केस में नहीं होता है ऐसा, रेयर होता है। फिर उसके लिए फिर वही है, अभी तो फिर मार्केट ब्रेथ कैसा है या क्या, अभी मार्केट का ओवरऑल कंडीशन कैसा है। लेकिन हम्म। वो कंडीशन इतने जल्दी नहीं आते हैं। हाँ वो नेगेटिव होगा तो रहेगा वो नेगेटिव, बट कुछ स्टॉक्स फिर भी जहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छे बने हुए हैं वो करते हैं परफॉर्म, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज तो फिर भी बुलिश रहती ही हैं। वहाँ राइट। पे मूव आएंगे लेकिन थोड़े स्मॉल आ जाएंगे, ये डिफरेंस होता है। अगर अच्छा। मार्केट अच्छा चल रहा होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छे मूव बनेंगे। तो अब इसमें सुपर ट्रेंड लगाते हैं। सुपर ट्रेंड देखिए, यहाँ बाय बोल रहा था हमें, ये फ्लैट है, हम यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ से ऊपर राइज करने यही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे कंडीशंस मैट हो रहे हैं, बस ले लीजिए। सुपर ट्रेंड वाले लोग क्या करते हैं, इसको पूरा सुपर ट्रेंड तक राइड करते हैं। वो लेकिन उनके फिर स्टॉप लॉसेस भी काफी बार बड़े हो जाते हैं। तो बड़े टारगेट्स बड़े स्टॉप लॉस। अब जैसे यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हुआ है, इसके नीचे आया है, तो बट ये इतने डेज आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ा है, और उसमें यहाँ पे कितना मिला है, 101% मिला है। ठीक है, वो फिर वो लोग यहाँ पे नहीं निकल पाए 151% पे, वो उसी के अकॉर्डिंग चलते रहे तो 101% पे निकलेंगे। बट इस केस में ऐसा हम कर सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिट करके दोबारा जो वो राइज कर रहा है, अगर वहां पे नहीं है, दोबारा एंट्री ले लीजिए, यहाँ पे फिर एग्जिट कर दीजिए। ये क्योंकि नेगेटिव वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ठीक है ना, हाँ। मतलब दोबारा एंट्री और एग्जिट भी तो कर सकते हैं, ये लेग भी करेक्ट। तो राइड कर सकते हैं। जी। दो हाँ तरीके के लोग होते हैं ना, कुछ तो हाँ हाँ। बैठे ही रहते हैं वो लेके, तो और कुछ थोड़ा सा उसमें थोड़ा वर्क करते हैं और वो देखते हैं कि ठीक है यहाँ एग्जिट बन रहा है, मैं निकल जाता हूँ, दोबारा एंट्री बनेगी दोबारा ले लूंगा। तो वो कुछ क्वांटिटी फिर ऐड कर देते हैं, फिर यहाँ से फिर राइट कर लिया, अब यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रहा है, यहीं एग्जिट कर लिया अपना, तो फिर इतना आपका आपको प्रॉफिट इतना और ऐड हो गया। यहाँ पे मान लीजिए एग्जिट किया तो 27% फिर मिल गया एक इसमें, क्योंकि सुपर ट्रेंड तो राइजिंग है ना, और यहाँ पे एक छोटा सा बेस बन रहा है ये। ठीक है, अच्छा। तो मल्टीपल मतलब एक ही ट्रेंड में मल्टीपल एंट्रीज भी बनती है। हम्म। तो मतलब मल्टीपल, इसकी इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका क्या टेक कैसे रहेगा मतलब? देखिए मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो वैसे स्टॉक्स वॉक्स नहीं लेता हूँ, मैं कम लेता हूँ। लेकिन अ, मैं ये करता हूँ कि मैं मेरा जो रहता है मतलब मोटिव, कि किसी भी स्टॉक में या कहीं पे भी एंट्री ले रहा हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी रिस्क फ्री होना चाहता हूँ मैं उसमें। हम्म। मतलब तो मैं इससे बहुत ही एकदम हाई क्वालिटी स्टॉक्स को ही प्रेफर करता हूँ, मतलब वहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल A+ होने चाहिए। और तो या फिर हमारी कहीं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं तो आप जितने जल्दी अपने रिस्क से फ्री हो जाएंगे, तो मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 22% था या जितना भी यहाँ पे बन रहा था एक इनिशियल एंट्री के बाद, तो हम्म। धीरे, तो अगर आप स्टॉप लॉस मूव कर रहे हैं तो भी ठीक है, और टाइमली कुछ पोजीशन अगर आपने बुक कर ली हैं तो फिर आप रिस्क फ्री हैं वहाँ पे। मान लीजिए यहाँ तो फिर हमारी कोई ऐसी कंडीशन नहीं बन रही नेगेटिव, अच्छा। यहाँ पे बनी है। और दूसरा एक ये है ना कि अगर आप ये चीजें देख के लेते हैं और उसमें अगर मान लीजिए आप और हम्म। ज्यादा रिफाइन करना चाहते हैं तो मार्केट ब्रेड्थ भी देख रहे हैं और वो हम्म। स्ट्रक्चर्स भी देख रहे हैं, तो वो फिर बहुत ही सुपर रिफाइन एंट्री हो जाती है। और जब हम्म। एंट्री आप सही जगह पे ले रहे हो तो रिस्क आपका बहुत कम होता है। ओके।
हाँ, और उसमें भी फिर हम एक ही स्टॉक में तो लेंगे नहीं, हम्म आपका तो रिस्क डिवाइडेड है। हम्म ठीक है? अब दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं इसमें। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं तो अभी मैग्नीट्यूड पे चलता हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा, मैं ए क्वालिटी की स्टॉक्स या वो कुछ देखता हूँ, और उसमें मैं मेरी कोशिश ये होती है कि इंट्राडे में ही उसका प्रॉफिट आ जाए और उसको फिर मैं बाकी में राइड कर लूँ, ताकि अगर वो नीचे भी आएगा तो मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा तो, अच्छा। हाँ, ये लॉजिक रहता है। तो मैं उसको हम्म उस लोकेशन पे ले लेता हूँ जहाँ पे लीस्ट रिस्कियस लोकेशन है, और हम्म क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा प्ले करता हूँ, और वो इंटरडे में ही मुझे उतना प्रॉफिट दे देता है। तो जो मेरी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो मैं कट कर देता हूँ, वो 80% या 70%। अब मेरे पास कोई लॉस का चांस नहीं है। अगर वो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट करेगा, पूरा रिवर्स भी कर जाएगा, तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसमें पहले ही एग्रेसिवली प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो राइड करता रहता है और प्रॉफिट बन जाता है। नहीं भी आ रहा, नीचे आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वो वहां से मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुका हूँ, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ उसे। लेकिन अगर किसी का टाइम कम है और स्टॉक में रहना चाहता है, तो ये सारे रूल्स हम लगा सकते हैं, और फिर उसको हम राइड कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजों में भी, वो जब अगर बुलिशनेस है तो वहां पे आपके मूव्स बन जाते हैं। तो कई बार इतने बड़े मूव्स नहीं मिलते, लेकिन जैसे ये मिल गया, 4-5 दिन में 26-27% का मूव मिल गया, फिर रोटेट कर दिया कहीं। 20-22-22% के भी मूव्स बहुत होते हैं, और यही छोटे छोटे रोटेशन करके वो 100% तो वैसे ही कैपिटल वैसे ही हो जाता है आपका। मतलब 2-4 बार ही कर दिया तो वैसे ही 100% पहुंच जाएगा, कैपिटल डबल हो जाएगा 1-2 महीने में। 1 महीने में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 2-3 महीने में हो जाएगा आराम से। तो 5 लाख से कर रहे हैं, 10 लाख हो जाएगा वो। ऑप्शंस वगैरह जो हम करते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस, ये सब उसमें थोड़ा फास्ट होता है। उसमें कई बार तो अगर कोई ठीक से करे, तो उसका तो 15-20 दिन में ही हो जाएगा। और प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो तो 1-1, 2-2 दिन, 4-4 दिन भी हो जाता है। तो ये डिफरेंस है बस। फ्यूचर ऑप्शंस को थोड़ा रिस्क ही ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न भी हाई होता है। ये थोड़ा सा रिस्क ही कम होता है, रिटर्न थोड़ा कम होता है, बट चलता रहता है। और 20-22-22% करके भी 2-3 महीने में वहां बन जाते हैं। दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं। कई जगह अगर हमारे पास टाइम है मार्केट में बैठने का, हम बैठ सकते हैं, तो वहां पे फ्यूचर्स कमोडिटीज वो अच्छी हैं। मतलब फ्यूचर ऑप्शंस ले सकते हो आप, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइम में। और इसमें भी एग्रेसिवली आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो वहाँ पे ट्रेडिंग। तो वहाँ थोड़ा सा फास्ट हो जाती हैं चीजें। तो वो भी है ना, टाइम के अकॉर्डिंग भी। जैसे अभी आपके पास टाइम कम है, तो उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन टाइम है तो ऑब्वियसली चीजें स्पीड अप हो जाएंगी वहाँ पे। वहाँ क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास नेचुरल गैस भी आ जाता है फास्ट मनी के लिए, और भी एडिशंस हैं, जैसे गोल्ड वोल्ड है आजकल अच्छा चल रहा है। तो वहाँ फिर 1-1, 2 दिन में वो रिटर्न्स मिल जाते हैं। मतलब आपको इतना वो नहीं है, टेंशन। तो 1-1, 2-2 लाख पे 20-40 हजार रुपए बनाया, एग्जिट कर दिया, फिर कहीं घुमा दिया, तो फास्ट मनी बनता है वो। तो 40-50 हजार पर वीक बना सकता है कोई भी, अगर थोड़ा सा टाइम दे। तो किसी के पास 5 लाख कैपिटल है तो वो बना लेगा, अगर उसको ट्रेडिंग आता है तो। और तो 50,000 पर वीक अचीवेबल है। 50,000 पर वीक हो गया आपका, 2 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अगर इसमें से भी अगर 30 भी बना रहा है, डेढ़ डेढ़ के आसपास बना रहा है, ये 140 का है, तो भी ठीक है। क्योंकि 5 लाख पे अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 2 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 40% है आपका रिटर्न। मतलब उसमें 20% भी बना रहे, 1 लाख रुपए बनता है 5 लाख पे, वो फेयर एनफ है। और अ, अगर कोई 5 लाख से 1 लाख रुपए बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसको एक बार आना चाहिए। तो धीरे धीरे उसकी जो चीजें हैं वो भी रिफाइन होंगी, एक्सपीरियंस भी रिफाइन होगा।
और वो इसी कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक साल बाद फिर वो 10-20 लाख उसका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। तो 10-20 लाख रुपए से अगर वो सेम इसी स्टैंडर्ड के साथ चलता है, 10% महीने का बना रहा है, तो यहाँ कैपिटल बढ़ गया ना। लेकिन तो यहाँ पे आपका 20% से आपको 1 लाख रुपए आ रहा था, यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए से 4 लाख रुपए आएगा। तो प्रोसेस है ये आपका, कैपिटल बढ़ता जाता है, उसी प्रोसेस के साथ साथ धीरे धीरे आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, और एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बढ़ जाता है, आपकी स्टडीज बढ़ जाती हैं, लर्निंग्स बढ़ जाती हैं, कैपिटल भी ग्रो हो जाता है। तो जो मार्केट में टिका रहता है, चीजें लर्न करता रहता है, ऑब्वियसली वो अपने आप ग्रो करता रहता है। अब यहाँ पे कर्व बहुत फास्ट भागता है, तभी पहले साल में थोड़ा थोड़ा नॉर्मली रहेगा, दूसरे साल में ये रहेगा, ऑब्वियसली थर्ड फोर्थ ईयर में ये कैपिटल भी बढ़ जाएगा, और फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स होने लग जाते हैं बहुत। लेकिन उसके लिए वही सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंट से चाहिए, और टिका टिका रहना पड़ता है, लर्निंग्स भी चाहिए, कंसिस्टेंट लर्निंग चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है, तो अचीवेबल है। अदरवाइज कंपाउंडिंग होती है चीज़ें फिर धीरे धीरे, जैसे कैपिटल की कंपाउंडिंग हो रही है, तो हमारी लर्निंग्स और हमारे एक्सपीरियंस की भी कंपाउंडिंग होती है। तो सिस्टमेटिकली चला जाए तो कोई वो नहीं है, मतलब आप किया जा सकता है। सिस्टम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, वहां पे फिर ये टफ हो जाती हैं चीजें। सिस्टम नहीं है या कैपिटल शॉर्ट पड़ रहा है आपके पास, तो कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट इसका रॉ मटेरियल है। तो कैपिटल अगर कम होता जा रहा है तो ऑब्वियसली आप अच्छे ट्रेड्स नहीं ले पाओगे, अच्छे प्रॉफिट्स नहीं बना पाओगे। तो पहले साल में तो ये होना चाहिए, अगर किसी का 5 लाख है कैपिटल, तो उसको वो धीरे धीरे इंक्रीज करके एटलीस्ट वो एक साल में 10 लाख तो कर ही ले। वैसे तो ये 2-3 महीने में ही हो जाएगा, बट थोड़ा सा लंबा ही लेते हैं कि मतलब मरे से मरा इतना 10 lakhs तो वो एक साल में कर ही लेगा, अगर वो सब चीजें सही अप्लाई करता है। अब इस एक साल में ऑब्वियसली उसकी लर्निंग भी इम्प्रूव हो जाएंगी बहुत, उसके एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें वो मार्केट के अंडरस्टैंड भी करने लग जाएगा। ठीक है, कैपिटल भी यहाँ बढ़ गया, स्ट्रैटेजी वो सेम रखे, अगर इस पे 20% ले रहा था तो इस पे भी 20% ले, ये नहीं कि कैपिटल बढ़ गया तो ज्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया। रिस्क अपना प्रोपोर्शन सेम रखे और उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा चलता रहे, एटलीस्ट जब तक उसका कैपिटल 50 लाख या उससे ऊपर नहीं हो जाता। तो 10 लाख पे अब प्रॉफिट उसका फिर बढ़ जाएगा वही 20% के साथ। यहाँ पे वो 1 लाख रुपीज अर्न करता था, यहाँ पे वही प्रॉफिट उसका 2 lakhs हो जाएगा। और फिर ये फास्ट बढ़ता है, फिर ये धीरे धीरे फिर हर 6 महीने में ये 20 लाख हो जाएगा, नेक्स्ट 6 महीने में प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 40-50 लाख होते हुए टाइम नहीं लगता प्रोसेस के साथ। 50 लाख हो गया तो थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है 50 लाख में, क्योंकि 50 लाख में आपके टेंशन कम है, आप अच्छा सिस्टम देखा, आप आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़िया हो पाएगा, और इसमें अगर आप टाइम दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप मत निकालो, आप 20% के पीछे मत भागो, बहुत ही हाई क्वालिटी के सेटअप्स लो, इसका तो 10% भी बहुत है। तो 10% पीसफुली निकालना इजी है, 5 लाख आ गए। तो धीरे धीरे अगर आदमी तसल्ली से चलता रहे, सिस्टमेटिकली चलता रहे, पैसा बनता रहता है उसका। मेनली उनका नहीं बनता जो ज्यादा हाहाकार मचा देता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बीच में बुल साइकिल्स भी तो आते हैं, वहां पे तो मनी 5-5 टाइम्स 10-10 टाइम्स चला जाता है। कैपिटल आपने धीरे धीरे बनाया तो ऐसे ही वो एकदम नहीं होता, मतलब 5 लाख से 5 करोड़ ऐसे ही नहीं होता। वो एक बुल साइकिल आ गया मान लीजिए, और इसमें बीच बीच में आपका 50 लाख तक पहुंच गया कैपिटल, तो पता है आपको एक दिन एक ही बुल साइकिल चाहिए 50 से 5 करने में, तो वहाँ 50 लाख से कैपिटल आपका 5 करोड़ भी पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। तो इस तरीके से लोग, ट्रेडर्स जो है रिच हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में टिके रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है उसको ग्रैब कर लेते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, कैपिटल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, और सिस्टमेटिकली वो चलते रहते हैं, नॉलेज उनका इंक्रीज होता रहता है, लर्निंग्स इंक्रीज होती रहती है। तो लेकिन ये है कि जो ग्रोथ
कंसिस्टेंट ट्रेडर को 5 साल में यहाँ पे मिल जाएगी, वो कहीं और मुश्किल है कि नॉलेज कैपिटल सब कंपाउंड हो रहा है यहाँ पे। अदर दूसरे फील्ड्स में थोड़ा मुश्किल है, मतलब जैसे जॉब्स हो गए या कुछ और चीजें हो गई, तो वहाँ इतना मुश्किल होता है। मतलब आप वर्क भी करोगे तो एक जगह जाके वहाँ पे आप स्टैग्नेंट हो जाते हो, वहाँ पे मुश्किल हो जाती है चीजें, और तो इतना ग्रोथ पॉसिबल कम होता है वहाँ पे नॉर्मल सिनेरियोज में। हाँ, कोई बहुत बड़े लेवल का कोई है तो वो बात अलग है। अच्छा। ये सिस्टमेटिकली आप, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये 5-10 करोड़ तो हम 10 साल में भी रेडी हैं इसके लिए तो मैंने कहा हाँ, 10 साल में भी बन गया तो भी क्या बुरा है। आप जॉब करोगे तब भी आपको करना तो है ही, वहां पे थोड़ा सा टफ है, वहां तो बहुत ही टफ है पैसे निकलते ही नहीं, लोगों से कम ही निकल पाते हैं। तो पर उसके लिए बहुत फोकस चाहिए सर। 5 लाख से आप 5 करोड़ रुपए ले जा रहे हो ना, उस 5-6 साल में आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना हो। हाँ, वो तो देखिए कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही, ऐसा इजी तो नहीं है। नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी लेकिन तो ये आपके आपकी एक 20, हाँ लेकिन ये आपके एक 20-30 साल बचा लेगा। हाँ, वो बचा लेगा, बट उसके लिए मतलब मैं आपको वही बोल रहा हूँ, वही हम्म। बंदा कर सकता है जिसके पास प्रॉपर विजन और कन्विक्शन है कि मैं जो कर रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ, हम्म। वो होता है। अब आप, मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको कहीं बर्थडे पार्टीज, कहीं आपकी फैमिली ट्रिप्स, कहीं आपको फैमिली फंक्शंस, आपको नहीं, सब वो कर सकते हो, सेक्रीफाइस क्योंकि ये तो करना मैंने पड़ेगा। उसके हिसाब से बताया, स्टॉक्स के हिसाब से बताया, ये तो नॉर्मल। बट ऑप्शन वगैरह और फ्यूचर्स में जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो फिर बहुत जल्दी बन जाएगा, मतलब वो वहां पे अवॉइड करना पड़ता है। अदरवाइज आपका लर्निंग लर्निंग में भी तो कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर कोई ठीक है, वो फंक्शंस और फैमिलीज ये सब वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो जरूरी है फैमिली को टाइम देना। बट वो थोड़ा सा पर्सन और थोड़ा सा अपने आप को पुश कर ले, जैसे मॉर्निंग में अगर खाली टाइम है तो 1 घंटे सुबह उठ के जल्दी से 1-1.5 घंटे कुछ चार्ट देख ले, कुछ पढ़ाई कर ले, तो वो कंपाउंड होती रहती है धीरे धीरे चीजें। तो उसके लिए मैं, वो आज का जो कल्चर है, जो नहीं, मैं आज जानता के हूँ, कल्चर वालों के नहीं है, वो नहीं कर हाँ, पाएंगे, वही वो मैं तो बता मुझे रहा हूँ। लगते नहीं है। क्या जो क्यों? कल्चर है, अब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, अगर मैं किसी को इतना भी बोल देता हूँ ना, डांट दिया, पूछा तुमने ये काम क्यों नहीं किया, हम्म। तो वो रोते हुए अब बॉस के पास चले जाते नहीं, आज वाले लोग नहीं कर पाएंगे, आज का कल्चर तो हैं। टोटली डिफरेंट है। आज ये तो उनके लिए जो अभी पुराने कल्चर के कुछ लोग बच बच गए हैं, हाँ, बस वो कर सकते हैं। वो लोग क्योंकि तो आज आज के कल्चर में क्या है, सब कुछ शॉर्ट टर्म हो गया है ना, तो उनके पास विजन है कुछ लंबा ना कुछ है, वो बस उनको पता है कि आज की लाइफ है बस, वो उसके बाद उन्हें नहीं पता कुछ भी हम्म, तो वही तो मुझे वो वही चीजें समझ है। में आता है कि लोगों को हाँ। बहुत शॉर्ट, उनको भी हर काम आ, वो हम्म। चाहिए, हम्म। फास्ट चाहिए। फास्ट चाहिए सब हाँ, चीजें। शॉर्ट टर्म माइंडसेट हो गया ना, पेशेंस नहीं है। हाँ। तो वो है। तो ठीक है। वो चीजें हैं। और शॉर्ट टर्म माइंडसेट वालों के लिए नहीं है मार्केट। वो तभी तो देखिए आप इधर उधर पता नहीं इलीगल वेज में जा रहे हैं वो, क्योंकि अब उनको जो पहले ये यूट्यूब पे प्रमोटर्स थे, वो पहले तो ठीक मार्केट को प्रमोट करते थे, स्टॉक मार्केट्स वगैरह। अब मैं देख रहा हूँ कि जो पहले बड़े बड़े नाम थे, अब वो एग्रेसिवली क्रिप्टो के एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं। और वो एक्सचेंजेस ऐसे हैं, जैसे डेल्टा एक्सचेंज है या कुछ ऐसे एक्सचेंज है, वो मतलब पूरे शेडी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे कुछ नहीं पता, और उसमें भी वो ऑप्शंस को प्रमोट कर रहे हैं जो स्टेबल नहीं है। अगर आप कोई अच्छे एक्सचेंजेस को प्रमोट करेंगे तो वो ठीक है, वहाँ पे वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अननेसेसरी वो भी, अब डिमांड ही वही है, लोगों को वो शॉर्टकट्स चाहिए तो वो भी शॉर्टकट्स वाली चीजें बनाने लग गए। और फॉरेक्स वाला तो इलीगल है इंडिया में, लेकिन वहां पे लेवरेज 100-100 गुना मिल जाता है,
और इलीगल एक्सचेंजेस हैं तो वो उसको प्रमोट करते रहते हैं, और ये जो आपका न्यू जनरेशन है वो जाती भी हुई जाती भी वही है, क्योंकि एक तो उनको जल्दी अमीर बनना है, फिर पैसा कम है, उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है। वो सोचते हैं कि 10,000 लगाएंगे, 20,000 लगाएंगे, 5 लाख बन जाएंगे आज नहीं, वो वैसा भी नहीं सोचते सर। अच्छा। अभी जो जनरेशन है ना, वो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना आती। हाँ। अब आप अब आप देख, मैं आपको एक कॉल का इंसिडेंट बताता हूँ। लड़की ने न्यू ज्वाइन किया था हमारी टीम, हम्म। ठीक है। अब उन्होंने काम, उसने अपने आप को स्किल सेट देने में, हम्म। उसने एक 2-3 स्किल बता दी जो उसको कुछ नहीं आता।